हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन मेकिंग के टाइप्स होते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है गाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में, तो हमने जो डेफिनेशन की जो इसकी डेफिनेशन थी, जो इसका मीनिंग था उसको डिस्कस किया था, और जो इसके साथ में करेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिस्कस करा था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है, और जो इसके बाद में वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी जो प्रोसेस क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या होती है, उनको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, राइट। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिसीजन जो मेकिंग होती है, जो हम डिसीजन लेते हैं, तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहला उसमें आता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड रूटीन डिसीजन, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन और रूटीन डिसीजन क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, रीडिंग करते हैं इसकी। एज द नेम सजेस्ट, इस नेम से सजेस्ट होता है, रूटीन डिसीजन आर दोज डिसीजन डेट एज मैनेजर मेक्स इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द रूटीन। यानी ऐसे डिसीजन जो मैनेजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेली फंक्शनिंग होती है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है ऑन द डेली बेसिस, दे आर कॉल्ड द रूटीन डिसीजन। तो ऐसे डिसीजन होते हैं जो मैनेजर हो गया, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेली ले रहा है, वो एक रूटीन है, उसको डिसीजन लेना ही लेना है। उसने रूटीन बना लिया, रूटीन को मेंटेन कर लिया है और उसी रूटीन के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है रेगुलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे डिसीजंस को हम क्या कहते हैं? रूटीन डिसीजन कहते हैं। इसका सच डिसीजन डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ इवैल्यूएशन, एनालिसिस और इन द डेप्थ स्टडी। जो ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारे स्टडी रूटीन डिसीजन है, इनमें बहुत सारे हम एनालिसिस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई इवेल्युएशन भी नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिसीजन होते हैं, रेगुलरली टेकिंग डिसीजन होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा इतनी स्टडी वगैरह हम नहीं करते हैं। In fact, high-level managers usually delegate these decisions to their subordinates. इनफैक्ट जो हाई लेवल मैनेजर होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे डिसीजंस वो खुद नहीं लेते हैं, वो जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डेलीगेट कर देते हैं इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए। जैसे उन्होंने एक अथॉरिटी दे दी, फिर उन्होंने डेलीगेट कर दिया कि आप हमारे बिहाफ पे आप डिसीजन लीजिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को बोले, क्योंकि नॉर्मल डिसीजन है जो हम डेली डेली ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं। तो ऐसे डिसीजन बेसिकली क्या कहलाते हैं? ऐसे डिसीजन को हम कहते हैं रूटीन डिसीजन। इसके बाद गाइस आता है ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर दोज इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। दीज आर यूजुअली टेकन बाय द अपर एंड द मिडिल लेवल मैनेजर। जो डिसीजन यूजुअली कौन लेता है डिसीजंस को? जो अपर लेवल मैनेजमेंट है या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो इन डिसीजंस को लेता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, प्लानिंग डिसीजन होते हैं, तो कोई नॉर्मल जो लोअर लेवल है वो उसको नहीं लेता है। तो ये डिफरेंस है कि जो रूटीन डिसीजन है वो किसके थ्रू लिए आते हैं? जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हो गया, जो लोअर मैनेजमेंट होगा वो लेता है। जबकि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसे कौन लेता है? जो अपर लेवल लेता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेता है। दे यूजुअली रिलेट टू द पॉलिसीज ऑफ द फर्म और द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फ्यूचर। ये क्या होते हैं? जो आपकी पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं, या जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है फॉर द फ्यूचर। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो कहाँ पहुंचना चाहता है, वो कितनी ग्रोथ करना चाहता है, उसका एक विजन क्या है। तो उस विजन के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो डिसीजन किसके अंदर आएंगे? वो हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाएंगे, राइट। हेंस सच डिसीजन रिक्वायर एनालिसिस एंड केयरफुल स्टडी। जबकि जो ऐसे डिसीजंस होते हैं इनमें हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और बहुत ही केयरफुल स्टडी करते हैं, बहुत ही डेप्थ स्टडी करते हैं, उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर प्लान के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, एक फर्म के फ्यूचर प्लान के लिए डिसीजन होते हैं। बिकॉज स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेकन एट दिस लेवल विल अफेक्ट द रूटीन डिसीजन टेकिंग रेगुलरली डेली। क्योंकि इन्हीं डिसीजंस के बिहाफ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूटीन डिसीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं।
राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है और हमारे जो रूटीन डिसीजन क्या होते हैं। तो देखते हैं जो नेक्स्ट डिसीजन कौन से आते हैं उनको देखते हैं। इसके बाद आता है प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोग्राम डिसीजन क्या है। यानी प्रोग्राम डिसीजन रिलेट टू दोज फंक्शंस दैट आर रिपीटेड इन नेचर। यानी ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कैसे हैं, रेपिटेटिव इन नेचर है। दोज फंक्शंस हैं जो उनसे रिलेट करते हैं, जो नेचर वाइज कहते हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी रिपीटेडली वो रिपीट होते रहते हैं रेगुलरली। दीज डिसीजंस आर डील विद द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जबकि जो डिसीजन जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। एंड दीज डिसीजंस आर यूजली टेकन बाय द लोअर मैनेजमेंट। और जो लोअर मैनेजमेंट होता है उनके द्वारा ये डिसीजंस लिए जाते हैं। कौन से डिसीजन लिए जाते हैं? जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल के लेते हैं। ग्रांटिंग लीव टू एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय को ग्रांटिंग लीव होती है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना। या जो परचेजिंग स्पेयर पार्ट्स आर द एक्सेट्रा प्रोग्राम डिसीजन वेयर स्पेसिफिक प्रोसीजर इज फॉलोड। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो लीव्स की ग्रांटिंग लीव होती है उसकी रिगार्डिंग डिसीजन लेना, या जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए डिसीजन लेना, तो वो किसके अंदर आते हैं? वो बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम डिसीजन को ही कहते हैं। वो प्रोग्राम डिसीजन के अंदर आते हैं, इनमें स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जबकि जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या है उसको देखते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस एराइजेस आउट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है। जबकि जो प्रोग्राम डिसीजन थे वहां पे क्या था? वहां पे हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी। एग्जाम्पल दीज आर नॉट रूटीन और डेली अकरेंस। जो डिसीजन जो होते हैं वो डेली नहीं लिए आते हैं, रूटीनली नहीं अकरेंस होते हैं। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रोसेस टू डील सच अ डिसीजन। इनमें कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि ये रूटीनली या डेली बेसिस पे नहीं लिए जाते हैं। यूजली दीज डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सच डिसीजंस आर लेफ्ट टू अपर मैनेजमेंट। जबकि इनको जो क्या होता है, जो अपर मैनेजमेंट है वो उनको डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ ब्रांच, हम एक न्यू ब्रांच को ओपन करना है, विल बी अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जैसे एक हेड ऑफिस है वो एक अपनी नई ब्रांच ओपन करना चाहता है अनदर लोकेशन पे, तो उसके रिगार्डिंग वो डिसीजन लेगा। तो वो कौन सा डिसीजन होंगे? वो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट लेगा और वो हमारे जो आएंगे नॉन प्रोग्राम डिसीजन के अंदर आएंगे। तो आपको चीज़ क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जो प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या आता है। इसको उन्होंने डिफ्रेंशिएट करा है। देखिए प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लेते हैं, जो प्रोग्राम डिसीजन उसमें क्या होती है, हमने ऑलरेडी बताया कि उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है। जबकि जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है। अब मैनेजरियल लेवल क्या है इनमें? जो प्रोग्राम डिसीजन है उसमें लोअर लेवल लेता है, जबकि जो नॉन प्रोग्राम है उसमें अपर लेवल लेता है। फ्रिक्वेंसी क्या है? इसमें रिपीटेड होता है, उसमें यूजुअल अनयूजुअल एंड न्यू डिसीजंस होते हैं। इसमें क्या, उसमें रीडली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होता है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जबकि जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो शॉर्ट के लिए होते हैं और जो लॉन्ग नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग के लिए होते हैं। जबकि ये क्या होता है, अगर हम प्रोग्राम डिसीजन को देखते हैं तो वहाँ पर जो प्रोसीजर है और रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। जबकि जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है जहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, वहाँ पे जो जजमेंट आता है, जो हमारा सुपीरियर है टॉप मैनेजमेंट है वो वहाँ पे जजमेंट ले रहा है, अपनी क्रिएटिविटी के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंस दोनों के बीच होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल जो डिसीजन है या पर्सनल डिसीजन वो एक नेम के साथ ही सजेस्ट हो रहा है। व्हेन एग्जीक्यूटिव टेक्स अ डिसीजन इन अ ऑफिशियल कैपेसिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। जब कोई मैनेजर या एग्जीक्यूटिव एक डिसीजन लेता है एक ऑफिशियल कैपेसिटी के साथ, राइट, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे डिसीजन को हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कहते हैं। लेट सपोज एक मैनेजर है, अब वो कुछ डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन किसके लिए ले रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ले रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उसके बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है।
राइट। तो वो डिसीजन क्या कहलाएंगे, वो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहलाएंगे। जबकि जो पर्सनल डिसीजन क्या होते हैं, सच डिसीजंस कैन बी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। However, if the executive takes a decision in a personal capacity, so don't relate to the organization in any way, this is a personal decision. Obviously, these decisions cannot be delegated. जबकि क्या होता है, जो पर्सनल डिसीजन होते हैं वो ऐसे डिसीजन होते हैं जो मैनेजर है वो अपने सेल्फ यानी अपने लिए ले रहा है, अपने पर्सनल के बिहाफ पे ले रहा है, राइट। उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, उसके पर्सनल डिसीजन है मैनेजर के, तो उनके बिहाफ पर जो डिसीजन ले रहा है तो वो पर्सनल डिसीजन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि अपने ऊपर लीजिए आप, कि आप जो अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने लिए अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, तो बेसिकली वो किस प्रकार के डिसीजन है, वो हमारे पर्सनल डिसीजन कहलाते हैं। और जो हम डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहलाएंगे। वो भी से बात है गाइस। इसके बाद आएगा हमारा इंडिविजुअल डिसीजन एंड ग्रुप डिसीजन, राइट। इंडिविजुअल माने ऐसे डिसीजन जो हम अकेले डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं, और ग्रुप डिसीजन जो हम एक ग्रुप के मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे डिसीजन हमारे ग्रुप डिसीजन कहलाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर अकेले डिसीजन ले रहा है तो वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन हो गया, और वो जो मैनेजर है अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक डिसीजन ले रहा है, अपनी टीम के साथ वो डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन हमारा एक ग्रुप डिसीजन कहलाएगा बेसिकली। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। वाइल टेकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डिसीजन, लेट अस सी इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। एनी डिसीजन टेकन बाय इंडिविजुअल इन ऑफिशियल कैपेसिटी, इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, कोई भी ऐसा डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ ले रहा है, अकेले डिसीजन ले रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन कहलाएगा। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन क्या है, डेट आर स्मॉलर एंड हैव अ ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट रिलाई ऑन द सच डिसीजन। इनमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारे इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं उसमें वो अकेले सिर्फ ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करता है। जो मैनेजमेंट का ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है उस पर फॉलो करता है, वो किसी की एडवाइस नहीं लेता है, किसी को पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी साथ में, वो अपने एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल के साथ डिसीजंस लेता है इन द केस ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। अब इसके बाद जो आता है ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन क्या है, ग्रुप डिसीजन आर टेकन बाय अ ग्रुप और अ कलेक्टिव ऑफ द फर्म्स एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। ऐसे डिसीजंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप होता है, या जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं या जो उसका मैनेजमेंट है, सारे लोग मिलके एज अ ग्रुप के रूप में डिसीजन ले रहे हैं, तो बेसिकली वो हमारे ग्रुप डिसीजंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, डिसीजंस टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अ ग्रुप डिसीजन। यानी ऐसे डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर कोई डिसीजन लिया इन द ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म या ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एक ग्रुप डिसीजन कहलाएगा। क्योंकि पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल था, उन्होंने सबने मिलकर डिस्कस किया कि हमें आगे पॉलिसीज बनानी है, राइट। हमारा फ्यूचर प्लान ये है, हमारा विजन ये है, हमें इतनी सेल बढ़ानी है, हमें इतना रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट। और हमें इतने एडवर्टीजमेंट पे अपने एक्सपेंस करने, तो उसके रिगार्डिंग पूरी टीम एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। बेसिकली वो क्या कहला रहे हैं, वो ग्रुप डिसीजन के अंदर आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो लास्ट आते हैं वो हमारे प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डिसीजन आ रहे हैं, राइट। इसकी रीडिंग करते हैं। Planned decision are those that are made in the advance after considering all the options and their possible outcomes। यानी प्लान डिसीजन ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एडवांस में लिए जाते हैं। कब लिए जाते हैं, जब हम जो हमारे पास ऑल द ऑप्शंस हैं, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं और जो उनके साथ पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं हमारे साथ, उनको कंसिडर करने के बाद हम जो डिसीजन ले रहे हैं, बेसिकली वो हमारे प्लान डिसीजन कहला रहे हैं। अनदर साइड अनदर हैंड जो अनप्लान डिसीजन क्या होते हैं, आर दोज डेट आर मेड ऑन द स्पॉट। ऐसे डिसीजन जो हम ऑन द स्पॉट लेते हैं विदाउट एनी प्रायर कंसिडरेशन, हमारे पास कोई प्रायर कंसिडरेशन नहीं होता है, उसके बावजूद हम डिसीजन ले रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो वो हमारे अनप्लान डिसीजन कहलाएंगे। बोथ टाइप ऑफ डिसीजंस मेकिंग इन द मैनेजमेंट हैव देयर ओन एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज।
जो अनप्लान्ड डिसीजन है बेसिकली और जो प्लान डिसीजन है, इनके अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं और उनके अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोनों डिसीजन के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने उनके डिमेरिट्स हैं गाइस, राइट। तो दोनों डिसीजन इंपॉर्टेंट है, यानी हम जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, हमारे पास कोई प्रायर कंसिडरेशन नहीं है, कोई प्रायर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक अनप्लान्ड हो गया। हमने उसके लिए कोई प्लान नहीं करा था, फिर भी हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम एक अनप्लान्ड डिसीजन गाइस बोलेंगे। तो ये या इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने डिस्कस करा वो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डिस्कस कर लिया था। अब इसमें डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग कंडीशंस क्या होती हैं, यानी किस कंडीशन में डिसीजन लिए जाते हैं। इसको हम एनवायरनमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि जो डिसीजन मेकिंग कंडीशन क्या है और डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट क्या है, राइट। क्योंकि ऐसे डिसीजन जो हम ले रहे हैं, राइट, डिसीजन ले रहे हैं, तो किस कंडीशन में ले रहे हैं, वहां पे एनवायरनमेंट क्या है, तो उसको डिस्कस करते हैं, उसका मीनिंग कहलाता है। आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंडीशंस डिसीजन मेकर फेसेस। एक जो डिसीजन मेकर है वो किस किस कंडीशन को फेस करता है। पहले सर्टेनिटी आती है, फिर उसके बाद रिस्क आता है, फिर अनसर्टेनिटी। यानी जो डिसीजन मेकर है वो तीन कंडीशंस को फेस करता है, तीन एनवायरनमेंट को फेस करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो आता है सर्टेनिटी, सेकेंड रिस्क एंड थर्ड वन इज अनसर्टेनिटी। अब जो आपके सामने एक लाइन आ रही है, लेवल ऑफ एम्बिग्युइटी एंड चांसेस ऑफ मेकिंग ए बैड डिसीजन, लोअर, मॉडरेट एंड हाई। जैसे हम जब सर्टेनिटी करेंगे, जब हमारे पास सर्टेनिटी कंडीशन है, ऐसा एनवायरनमेंट, जब वहां पे हम डिसीजन लेंगे तो वहां पे क्या रहेगा, जो एम्बिग्युइटी है वो वहां पे कम रहेगी, लोअर रहेगी, और चांसेस क्या रहेंगे बैड डिसीजन के, वो भी कम होंगे। जबकि जो रिस्क वाले हम कंडीशन में आएंगे गाइज, तो वहां पर जो एम्बिग्युइटी है वो मॉडरेट हो जाएगी, और हमारा जो डिसीजन भी है और जो बैड डिसीजन है वो भी हमारा मॉडरेट कहलाएगा। जबकि जो हम जाते हैं अनसर्टेनिटी कंडीशन में, वहां पे क्या रहता है, वहां पे हायर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ता है, और एक हाई कंडीशन बन जाती है कि वहां पे जो एम्बिग्युइटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो चांसेस हैं बैड डिसीजन होने के वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहां पे अनसर्टेनिटी है, हमें कुछ क्लियर ही नहीं है, हमारे पास के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तब भी हमें डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली गाइज वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होगा, वहां पे जो एम्बिग्युइटी है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और जो बैड डिसीजन होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो जो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सर्टेनिटी क्या है, रिस्क क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है। These are three conditions that a manager may face as they make decisions. They are certainty, risk and uncertainty. सबसे पहले जो सर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं, इसके मीनिंग से क्लियर हो रहा है सर्टेनिटी, कोई चीज़ क्लियर है, निश्चित है, तब हम डिसीजन लेते हैं। व्हेन ए सर्टेनिटी कंडीशंस आर प्रेजेंट, जब ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है, इट कैन बी रीजनेबली expected by the managers what is going to happen when a particular decision has been taken by them. इस कंडीशन में क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसको किस प्रकार डिसीजन ले रहा है, जो वो डिसीजन लेने जा रहा है उसके रिगार्डिंग उसको पता है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन हैं, उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, और उसका जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हैं, और जो आउटकम्स क्या हैं, उसके बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है, वो ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड है। तो वो हमारा, क्योंकि सर्टेनिटी कंडीशन है तो डेफिनेटली मैनेजर उसको पता ही होगा इसके बारे में कि कंडीशंस क्या है, वहाँ पे उसके पास जितनी भी अल्टरनेटिव्स है वो अवेलेबल है, जो आउटकम्स वगैरह आएंगे वो भी उसको पता है, तो वो कंडीशन उसके लिए क्या हो गई, एक सर्टेनिटी कंडीशन हो गई। देयर इज ओनली वन आउटकम फॉर द ईच चॉइस, हर एक चॉइस के लिए एक आउटकम होता है। when the outcome are known and their consequences are certain, the problem or decision is to compute the optimum outcome। जब जो हमारे पास आउटकम्स है वो नोन में है, हम जानते हैं, और जो उनके कंसिक्वेंसेस हैं वो सर्टेन है, जो उनके परिणाम वगैरह हैं वो सर्टेन निश्चित है, तो वहाँ पे क्या रहेगी, जो हम एक डिसीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम बहुत ही अच्छे लेवल से उन्हें कंप्यूट करेंगे, और एक ऑप्टिमम आउटकम हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ हमें सब कुछ क्लियर है कि उसके आउटकम नोन है, राइट, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस वो भी नोन है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही ऑप्टिमम आउटकम वहाँ पे आएगा। सिमिलरली देयर आर मोर देन वन अल्टरनेटिव्स, जब हमारे पास
एक से एक से अधिक अल्टरनेटिव है, दे आर इवेल्युएटेड बाय द कंडक्टिंग कॉस्ट स्टडीज ऑफ ईच अल्टरनेटिव देन चूजिंग द वन विच ऑप्टिमाइज द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारे पास एक या एक से अधिक अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होती है तो हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट स्टडी करते हैं। हर एक जो अल्टरनेटिव है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे और उनको हम इवेलुएट करेंगे और उसको उनमें से हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चूज करेंगे, ताकि जो हमारा ऑप्टिमाइज द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज यूटिलिटी गेन हो सके, उसके रिगार्डिंग हम अच्छे से स्टडी करेंगे और एक बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको फाइंड आउट करेंगे। The conditions of certainty exist in case of routine decision such as allocation of resources for a production, a payment of wages, salary, etc. There is a little ambiguity and relatively low chances of making an impractical decisions. इनमें क्या होता है बेसिकली, इनमें बहुत ही लिटिल एम्बिग्यूटी होती है और बहुत ही रिलेटिवली लो चांसेस ऑफ बैड डिसीजन होते हैं फॉर अ मैनेजर। एक मैनेजर के लिए बहुत ही लो चांसेस होते हैं कि एक बैड डिसीजन आने की, क्योंकि सारी कंडीशंस वो नोन है, आउटकम उसे पता है, जो अल्टरनेटिव है उसके बारे में उसको नॉलेज है। और ऐसे डिसीजंस क्या होते हैं स्पेशली जो हमारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हो गए, या जो हमें वेजेस का पेमेंट करना है उसके रिगार्डिंग हो गए, या जो हमें सैलरी का पेमेंट करना है, इनके रिगार्डिंग जो हम डिसीजंस ले रहे हैं एक सर्टेनिटी कंडीशन है, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि एक हमारा डिसीजन खराब होने के, बैड डिसीजन लेने के लिए गाइस। तो आई होप आपको सर्टेनिटी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है रिस्क। रिस्क क्या है? इन अ रिस्क सिचुएशन although the factual information may be present, यहाँ पर factual जो information वो present हो सकती है but it can be insufficient, और ये insufficient information हो सकती है, right? Mostly the managers have to take business decision under risk situation. Mostly क्या होता है, जितने भी जो managers होते हैं वो decision लेते हैं under risk situation। जो मैक्सिमम डिसीजन होते हैं वो रिस्क सिचुएशन के अंदर ही डिसीजन लेते हैं। ये मोर डिसीजन मेकिंग कंडीशन इज अ स्टेट ऑफ रिस्क। एक जो असली डिसीजन होता है वो उसकी जो कंडीशन होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, वो एक रिस्क के ही अंदर आती है। अगर वो रिस्क कंडीशन में बेटर डिसीजन ले रहा है, उसके अंदर ऐसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं और अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो डेफिनेटली उसके यहाँ एक अच्छा मैनेजर है, कहीं के वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करेगा, राइट? इन अ सच कंडीशन managers have knowledge about alternative course of action but outcomes are associated with probability estimated। ऐसी कंडीशंस में जो मैनेजर्स होते हैं उनको नॉलेज होती है, किसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज होती है? जो अल्टरनेटिव है उनके कोर्स ऑफ एक्शन, उनको अल्टरनेटिव जो एक्शन है उनके रिगार्डिंग नॉलेज है, बट जो आउटकम्स है, राइट, उनके साथ वो एसोसिएटेड तो है बट प्रोबेबिलिटी है वहां पे, राइट, वो एक कंफर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि जो आउटकम ये हो सकता है या आउटकम नहीं हो सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे एस्टिमेट कर रहे हैं वो लोग। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू प्रोडक्ट फ्यूचर कंडीशन विदाउट फुल इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। विदाउट इंफॉर्मेशन के लिए फ्यूचर कंडीशन को प्रोडक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक मैनेजर के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हम फ्यूचर कंडीशन को कैसे प्रोडक्ट करेंगे। आज हमारे पास कोई प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे देखेंगे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हम उसको जो प्रोडक्ट करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाएगा। सो द आउटकम ऑफ एन अल्टरनेटिव कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइन। इसलिए जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही पॉसिबल नहीं होता कि हम उनको एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकें, हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। Therefore, managers can guess the probable outcome on the basis of their experience। इनमें क्या होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती ही नहीं है, पर जो मैनेजर होते हैं वो गैस करते हैं एक प्रोबेबल आउटकम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो गैस करते हैं, या जो उनका रिसर्च एंड अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी जो उनके पास एक रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च का एक्सपीरियंस है, या उनके पास अनदर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बिहाफ पे वो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको वो गैस करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सर्टेन इंफॉर्मेशन उनके पास तो है ही नहीं, तो वो ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस के साथ इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। दे कैन चूज इन अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम। इसमें क्या होता है, वे ऐसा चूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम। उन्होंने एक एक्सपेक्टेड आउटकम को चूज कर लिया
एक अल्टरनेटिव आउटकम को। तो आई होप आपको ये रिस्क का फैक्टर भी क्लियर हो गया, जो रिस्क कंडीशन है वो भी क्लियर आपको हो गई होगी। इसके बाद गाइस आता है अनसर्टेनिटी। पहले हमने डिस्कस करा सर्टेनिटी और रिस्क। अब कंडीशन आती है जो लास्ट कंडीशन है अनसर्टेनिटी, यानी नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई उसे पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी एक मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेना पड़ रहा है। इसकी रीडिंग करते हैं। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी कंडीशन, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द मैनेजर and the managers are not sure regarding their रिलायबिलिटी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, एक मैनेजर के पास बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और जो मैनेजर है उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी उसके अंदर नहीं आती कि वो इन्फॉर्मेशन, एक तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है और उसमें से एक मैनेजर को श्योरिटी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो रिलायबल है या नहीं है, उसमें भी उसको डाउट रहता है, राइट। A state of uncertainty occur when managers are unaware of the problem they face। यानी जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है पर वो जो प्रॉब्लम है उससे वो अनअवेयर है, जो उसकी अवेयरनेस प्रॉब्लम के साथ नहीं है, फिर भी उसको वो फेस कर रहा है। दे डोंट नो ऑल द अल्टरनेटिव्स, उनको अल्टरनेटिव्स के बारे में कुछ नहीं पता है। द रिस्क एसोसिएटेड विद देम, उनके बहुत सारा रिस्क है। एंड द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव, और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अल्टरनेटिव के उसके साथ भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। दिस अनसर्टेनिटी arises from the complexity and dynamism of the contemporary organization and their environment। इसमें क्या है, जो अनसर्टेनिटी है राइज होती है क्योंकि जो कम्प्लेक्सिटी है और जो डायनामिज्म है ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एनवायरनमेंट, ये यहाँ पर जो बेसिकली मैनेजर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिसीजंस लेना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसके पास नहीं है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट अपने ऐसे डिसीजन ले रहा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो डिसीजन बैड होने की और जो एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की यहाँ होती है गाइस। मैनेजर्स हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ रिस्क, सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजर्स होता है उसके पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होती है, राइट, उसको कैलकुलेट करना बहुत ही टफ होता है उसके लिए, इसलिए यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको पॉसिबल नहीं होता है मैनेजर के लिए। द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी अराइजेस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज, adopt new technology, select new advertising program एक्सेट्रा। ये कंडीशंस कब हमारे पास आती है अनसर्टेनिटी के मैनेजर के लिए, जब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है या एक इनोवेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है या नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है या जो न्यू एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उसको लेके आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर रहा है, तो वो कंडीशन एक अनसर्टेनिटी है। उसको नहीं पता, उसने आज ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया या बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दिया या सर्विसेज बना दी, पर उनको श्योरिटी थोड़ा ना है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उनके लिए होता है, या जो उनको एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है कि जो एडवर्टीजमेंट है इससे उन्हें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी वो डिसीजन ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऐसे डिसीजन बेसिकली क्या कहलाते हैं, ऐसे डिसीजन जो होते हैं टोटल अनसर्टेनिटी कंडीशन के अंदर आते हैं गाइस। तो गाइस हमारा ये आज का सेशन फिनिश हो गया है। इसमें हमने डिस्कस करा था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसीजन मेकिंग के, उसके बाद कंडीशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग या इन्वायरमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करा। आई होप आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ में जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दो, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी बताया कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।